बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कॉस्ट अकाउंटिंग का तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जी। सेकंड लेक्चर्स और फर्स्ट लेक्चर में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे हमने बात की थी। आज मैं चैप्टर नंबर 2 से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं, तो मैं देखता हूँ हर क्वेश्चन में भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और फर्दर जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन अगर कहीं पे हो तो वो मैं साथ साथ समझाऊंगा। थ्योरी आप कॉस्ट अकाउंटिंग की अमूमन स्टूडेंट्स खुद पढ़ते होते हैं। आप इन क्वेश्चंस की अगर आपके पास मैट ट्यूजडे की 7th एडिशन की किताब ना हो तो यहाँ से आप सवालात के स्क्रीनशॉट्स निकाल सकते हैं मेरी इस वीडियो से। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसके स्क्रीनशॉट निकाल दें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखूंगा, इसमें जितने सवालात हम हल कर सके वो करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 का बाकी हिस्सा इस पेज पे है। 4, 5th स्क्रीनशॉट ले लें। 6th नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कुछ हिस्सा इस पेज पे है, कुछ हिस्सा अगले पेज पे है, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें। ठीक है जी। साथ में क्वेश्चन नंबर 9 को, इसके क्वेश्चन नंबर 9 का कुछ हिस्सा इस पेज पे है। 10, 11, ये क्वेश्चन नंबर 12 पूरा। इसके बाद प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं जितने सवालात हम हल कर सके वो हल करेंगे। मैं कुछ सवालात हल करवाऊंगा यहाँ पे, उसको से डिस्कस करूँगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्या कह रहा है, ऑन जनवरी 1। मैं खुद जब भी सवाल हल करता हूँ तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ता हूँ। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप एक काम करें, द कॉस्ट असाइन टू द दिसंबर 31 फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, जो महीने की आखिर की इन्वेंट्री है दिसंबर 31 की, उसकी क्या वैल्यू है वो निकालें। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालें। इस तरह के सवालात जो इस किताब का सलूशन है उसमें भी लिस्ट फॉर्म में गिवन है, लेकिन मैं खुद अकाउंटिंग के सवालात इस तरह के जो होते हैं वो टी फॉर्मेट से करता हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले लेक्चर में फिनिश गुड्स का टी अकाउंट बनवाया था एफ जी की शक्ल में, एफ जी फिनिश गुड्स। तो उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आता है और ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे। इस पे जो यहाँ पे इसमें चीज़ें आ रही होती हैं वो जब मैन्युफैक्चरिंग पूरी हो जाए, वर्क इन प्रोसेस से एक चीज़ पूरी हो जाए और यहाँ पे आती है तो वो यहाँ पे शिफ्ट होती है। एक्चुअली वो क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जो चीज़ मैन्युफैक्चर हो जाए वो यहाँ पे आती है, और जो चीज़ हम सेल कर दें उसकी कॉस्ट यहाँ से निकल जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली जाती है। कौन सी चीज़ यहाँ पे आती है, जो हम मैन्युफैक्चर कर देते हैं वो फिनिश गुड्स में यहाँ पे आती है। ठीक है, और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी निकल जाती है, जो चीज़ें हमारी सेल हो जाए उसकी कॉस्ट यहाँ से निकलती है। ठीक है, सेल वैल्यू नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग में इस सेक्शन में उसकी फैक्ट्री का सेल वैल्यू के साथ काम नहीं है। सेल वैल्यू कौन निकालता है, वो तो सेलिंग डिपार्टमेंट वाले करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाले सिर्फ इसकी कॉस्ट की रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग की किताब हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए अब सवाल को देखते हैं। हमने निकालना क्या है कि यहाँ पे जो बैलेंस है उसकी वैल्यू क्या है। अब इस सवाल में हमें डेटा को पढ़ते हैं। ऑन जनवरी 1 द फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री ऑफ द मैनुअल कंपनी वाज 300,000। जो ओपनिंग बैलेंस है यकम तारीख का, ठीक है, 1 जनवरी की। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास ओपनिंग फिगर जो हमने कारखाना 1 जनवरी को खोला तो हमने हमारे गोदाम में 3 लाख रुपए का माल पड़ा था। ठीक है, इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर मैनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वाज 19 लाख। एक्चुअली जब हमने कारखाना खोला तो 3 लाख का माल पड़ा था, लेकिन जब पूरे साल कारखाना चलाया तो 19 लाख रुपए का माल हमने बनाया वर्क इन प्रोसेस में, और वो वर्क इन प्रोसेस से यहाँ पे शिफ्ट किया। ठीक है, इसके बाद जो हमने सेल किया, सेल्स वर 20 लाख विद अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20%। 20 लाख रुपए का हमने सेल किया जिसमें जीपी ग्रॉस प्रॉफिट शामिल था 20%। ये कैसे निकलता है, एक फार्मूला है हमारे पास, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। भाई जो हमारी कॉस्ट जितने पे एक चीज़ हमें पड़े उसके साथ हम अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं। कारोबार कोई क्या किस लिए करता है, फ़ायदा कमाने के लिए। तो भाई जितने की चीज़ हमने बनाई उसके साथ हमारा प्रॉफिट ऐड करेंगे और उसको सेल करेंगे। एक चीज़ हमने सेल की है 20 लाख पे, तो उसमें हमारी कॉस्ट भी शामिल है
और प्रॉफिट भी शामिल है। अब इस सेक्शन में यहाँ पे तो कॉस्ट की बात होती है ना, तो इसको सीधे सीधे 20 लाख यहाँ पे नहीं लिखना। 20 लाख में तो प्रॉफिट भी शामिल है, यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट की बात होगी। इससे हम क्या करेंगे, कॉस्ट को निकालेंगे। ये प्रॉफिट जो होता है ये अमूमन परसेंटेज इसका एक गिवन होता है सवालात में। इसको या एग्जामिनर सी के साथ लिंक करता है या एस के साथ। कुछ लोग कहते हैं हमारा प्रॉफिट जो मार्जिन है वो 20% ऑफ कॉस्ट है, कुछ कहते हैं 20% ऑफ सेल है। लेकिन अगर सवाल साइलेंट हो और ग्रॉस प्रॉफिट के साथ परसेंटेज गिवन हो तो अमूमन परसेंटेज को सेल के साथ ही लिंक करते हैं। ठीक है, एक्चुअली जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं उसको सेल के साथ लिंक करते हैं। एक सेल होती है, एक होती है कॉस्ट ऑफ सेल, और वो जब माइनस करते हैं तो जीपी निकलता है ना। सेल फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ सेल, उसके नीचे जीपी निकलता है। तो ये जीपी हमेशा सेल के साथ लिंक होता है। इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या मार्जिन, जीपी मार्जिन भी कह सकते हैं। ये नाम हम रेशोज में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज या जीपी रेशो इसको कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ये किसके साथ लिंक होती है, परसेंटेज में सेल के साथ। तो इस सवाल में भी क्वेश्चन साइलेंट है तो हम कहेंगे कि इन्होंने इसी के साथ लिंक किया है। किसके साथ लिंक किया है, इसके साथ। तो अब इस सवाल में हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे भाई। सी तो हमारे पास है नहीं जो कि हमने निकालना है, और प्लस पी किसके साथ लिंक है, एस के साथ। तो 20% ऑफ एस इज इक्वल टू एस, हमारा फार्मूला ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉस्ट के साथ लिंक हो तो यहाँ पे सी आएगा, फिर वो सी प्लस 20% ऑफ सी इज इक्वल टू एस। तो इस सवाल में बच्चे एस हमारे पास गिवन है, सी प्लस 20%, एस की जगह में 20 लाख लिख दूंगा, इक्वल टू लिख दूंगा। देखिए इस एस की जगह ये 20 लाख आ गया, इक्वल अपनी जगह पे आ गया, और इस एस की जगह अपने 20 लाख आ जाएंगे फार्मूले के मुताबिक। तो अगर मैं इसको निकालूं तो देखिए 20 लाख का 20% कितना बनता है, 4 लाख। सो सी प्लस 4 लाख इज इक्वल टू 20 लाख। अब मैंने सी निकालना है तो इसको मैं इस साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो ये यहाँ पे इसका साइन प्लस है ना, तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो 20 लाख माइनस 4 लाख, और इससे निकलेगा 16 लाख। तो भाई 16 लाख रुपए का माल हम जब 20 लाख पे बेचेंगे तो हम 20% का मार्जिन कमाएंगे। तो यहाँ से जो हमने सेल किया है उसकी वैल्यू कितनी थी, 16 लाख। ठीक है, और ये किधर जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले लेजर में, सीजीएस में जाएगी। जब इसमें देखें फिनिश गुड्स में, पिछले लेक्चर के लेजर्स आप देखेंगे तो फिनिश गुड्स में माल वर्क इन प्रोसेस से आता है और जाता कहाँ है, सीजीएस। तो अब इस लेजर को ज़रा टेली कर दें। मेरे पास 3 लाख रुपए का माल पड़ा था, उसको देख लें। उसमें मैंने 19 लाख का नया ख़रीदा है, जिसमें से 16 लाख रुपए का मैंने बेच दिया, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस निकला है 6 लाख। ये मेरा कैरिड डाउन बैलेंस है 6 लाख। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है जो हमने निकाला है। लेकिन इस सवाल को आपकी किताब ने लिस्ट फॉर्म में हल किया है, प्रॉफिट एंड लॉस के शक्ल में हल किया है, एक अलग तरीके से हल किया है। उन्होंने क्या किया है, सेल निकाला है 20 लाख का, ट्रेडिंग अकाउंट की शक्ल में हल किया है। तो वो इस तरह लिखते हैं, सेल के नीचे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल, COS। तो कॉस्ट ऑफ सेल में जिस तरह हमारी ओपनिंग बैलेंस होता था वो है 3 लाख का। प्रोडक्शन, परचेज की जगह यहाँ पे प्रोडक्शन आएगी तो 19 लाख का। इससे निकलेगा अवेलेबल फॉर सेल, वो है 22 लाख का। ठीक है, 2.2 मिलियन का। और नीचे ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला है, उन्होंने परसेंटेज की शक्ल से निकाला है 4 लाख। 20 लाख मल्टीप्लाइंग बाय 20%, 4 लाख। अब इससे मैं किस चीज़ को माइनस, कॉस्ट से, सेल से कॉस्ट ऑफ सेल का फिगर यहाँ पे माइनस करूँगा तो जीपी निकलेगा ना। तो इससे जब इसको माइनस करूँगा तो हम कहेंगे हमारा कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो 16 लाख है, जिस तरह हमने फार्मूले की मदद से यहाँ निकाला है। और इन दोनों का फ़र्क कितना है, वो है, इन दोनों का फ़र्क जो है 20 लाख का
और 16 लाख का जो दोनों का फ़र्क है वो कहाँ से निकलेगा? भाई यहाँ पे लेस क्लोजिंग स्टॉक निकला होगा। क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ से कितना माइनस करूँ जो मेरे पास 16 लाख का फिगर आए? देखिए अवेलेबल फॉर सेल मेरा 22 लाख का है, इसमें से मैं कितने निकालूं ताकि मेरा 16 लाख का कॉस्ट ऑफ सेल निकले? अगर मैं यहाँ पे 6 लाख इससे निकालूंगा तो 16 लाख फिगर निकलेगा। तो इन्होंने इस तरह किया है मैथ्यूजरे की किताब में, और ये थोड़ा सा टेक्निकल है। मैं एज अ स्टूडेंट इसको करता तो इसी तरह टी फॉर्मेट में करता, जो हमने लेजर्स किताब में सीखे हैं उसकी मदद से आराम से ये सवाल हो जाता। लेकिन इस फार्मूले को जहन नशीन करें, C + P = S, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। दुनिया का कहीं से भी कारोबार हो तो हमेशा कॉस्ट के साथ वो प्रॉफिट को ऐड करते हैं और सेल निकालते हैं, ये फार्मूला है। लेकिन इसमें बस सिर्फ ये दिक्कत है कि भाई ये परसेंटेज का सेल हमने यहाँ पे सेल के साथ लिंक किया है ना, जब क्लियरली मेंशन ना हो तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल के साथ ही लिंक होता है। लेकिन ये किस तरह लिखेंगे परसेंटेज? अगर ये लिख के मार्कअप 20%, इसको सीखे 20% मार्कअप अगर लिखा हो तो इसका मतलब है कि ये पी का जो परसेंटेज है ना वो सी के साथ लिंक करेंगे। अगर उसने लिखा हो 20% मार्जिन तो पी का परसेंटेज सेल के साथ लिंक करेंगे, अगर ये अकेले अकेले लिखे हो। लेकिन अगर उसने लिखा हो 20% मार्कअप ऑन सेल तो भी आप पी परसेंटेज जो है सेल के साथ लिख करोगे। अगर उसने लिखा हो 20% मार्जिन ऑन कॉस्ट, कभी कभार गलती से ये लिख लेते हैं इस तरह उल्टे, तो भी फिर बच्चे अपने पी परसेंटेज सी के साथ लिंक करना है। ये मुख्तलिफ सिनेरियोज क्वेश्चंस में आ सकते हैं। अगर सिर्फ मार्कअप लिखा हो तो कॉस्ट के साथ लिंक कर दो परसेंटेज को। मैंने यहाँ पे सेल के साथ लिंक किया है ना, कुछ ना लिखा जीपी लिखा परसेंटेज तो हमने ऑटोमेटिक, कुछ ना लिखा हो तो पर सेल के साथ लिंक कर दो। लेकिन अगर मार्कअप का लफ्ज़ आए अकेले तो सी के साथ कॉस्ट के साथ लिंक करो, अगर मार्जिन का लफ्ज़ आए अकेले तो सेल के साथ लिंक कर दो। लेकिन अगर मार्कअप ऑन सेल सवाल में लिख दे तो सेल के साथ लिंक करना पड़ेगा। अगर मार्जिन ऑन कॉस्ट लिख दे तो कॉस्ट के साथ लिंक करना पड़ेगा। अगर मार्जिन ऑन सेल लिख दे, यहाँ पे मार्कअप या मार्जिन दोनों आ जाए ऑन सेल, तो जिससे पहले ऑन लिखा हो तो उसके साथ लिंक करना होता है। लेकिन अगर सिर्फ अकेले अकेले नाम आए तो इस तरह मार्कअप को कॉस्ट के साथ और मार्जिन को सेल के साथ, और अगर कुछ ना लिखा हो तो बस सेल के साथ कर दो। ठीक है, ये इसके हल करने का तरीका है। ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये फार्मूला सीखने के लिए और ये लेजर रिवीजन के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 1। असल क्वेश्चन जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का है वो है क्वेश्चन नंबर 2। काइंडली उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में जो किताब में है वो क्या लिखता है, उसने कुछ डेटा दिया है। ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं हल करने जा रहा हूँ। इसमें देखें, स्क्रीनशॉट से आप पढ़े। द December 31, 19B ट्रायल बैलेंस ऑफ द बाल्कवेल कंपनी शोड। भाई दिसंबर 31, 1920 या जो भी लिखा है तो बी 19B मतलब बी नंबर साल। नीचे उसने सेल्स दिया है, परचेज दिया है, नेट का क्या मतलब है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट लेबर दिया है, सैलरीज, सेल्स सैलरीज दी हैं। कौन सी सैलरीज? सेल्स की सैलरीज। सेल्स सैलरीज का मतलब है ये सेल्स डिपार्टमेंट की सैलरीज हैं। किस डिपार्टमेंट की? सेल्स डिपार्टमेंट की। तो सेल्स डिपार्टमेंट की सैलरीज के साथ हमारा कोई काम है नहीं, क्योंकि वो तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है। इसके बाद सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस के साथ हमारा कोई काम है नहीं। देखेंगे इस सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सवाल में मांग क्या रहा है। ट्रांसपोर्टेशन इन रिक्वायरमेंट में ये मांग रहा है तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालो, TMC। तो अगर आपको CGS का फॉर्मेट याद हो, CGS का फॉर्मेट जो मैंने दिखाया था उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH को जब हम आपस में मिलाए तीनों को तो क्या निकलता है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इस साल के कारखाना चलाने की कॉस्ट। तो वो कैसे निकालते हैं उस सेक्शन को ज़रा देखते हैं। उसमें सबसे पहले क्या होता है, ये ए का आंसर है, डायरेक्ट मटेरियल। तो भाई इस सवाल में डायरेक्ट मटेरियल मुझे कहीं नज़र आ रहा है। सबसे पहले सेल है, सेल को इग्नोर करो क्योंकि यहाँ पे तो सेल नहीं काम आती, सेल तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। परचेज, हाँ भाई
जब उसने परचेज़ का कहा है तो परचेज़ अमूमन मटेरियल की होती है, तो मटेरियल का वो कैसे लिस्ट बनता है, ओपनिंग मटेरियल, साथ में हम ऐड करते हैं परचेज़ को। परचेज़ कितने की है, 24 लाख की, तो भाई 24 लाख रुपए इसमें यहाँ पे लिख दो। इसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर नीचे डायरेक्ट लेबर में लिखेंगे कितने रुपए की है, ये है 3204,000। इसके बाद सैलरीज के साथ हमारा काम नहीं है, ये सेल्स डिपार्टमेंट की सैलरीज है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आती हैं, सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में। अच्छा जी, सेल्स रिटर्न का काम भी सेल्स से ये मनफी होती है, तो नेट सेल्स से जब सेल्स रिटर्न को माइनस करते हैं तो नेट सेल्स निकलती है, इसका भी यहाँ पे काम नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन इन, ट्रांसपोर्टेशन इन किसे कहते हैं, अगर आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में याद हो कैरिज इनवर्ड, तो उसको हम परचेज के साथ ऐड करते थे, ट्रांसपोर्टेशन इन। ये एक्चुअली कैरिज इनवर्ड है, कैरिज इनवर्ड को हम परचेज के साथ ऐड करते थे, कैरिज आउटवर्ड को सेल्स से मनफी, वो सेलिंग एक्सपेंसेस थी, उसको डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में डालते थे। अच्छा जी, कैरिज इनवर्ड मेरा खर्चा है माल परचेज करने का, तो इसको मैं यहीं पे इसके साथ ऐड करूँगा। मैट्यूजरी की किताब में कैरिज इनवर्ड को ट्रांसपोर्टेशन इन कहते हैं। इसके बाद एक फिगर गिवन है फैक्ट्री ओवरहेड, वो अलग से है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मैंने कहा था ना, एक ए होता है, एक बी होता है, एक सी, इन तीनों को मिला के कारखाने का खर्चा निकलता है और उसको कहते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं और इसको फैक्ट्री रनिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है जी। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने के हैं, ये है 1,885,600। ठीक है जी, ये इसकी फिगर कितनी आ रही है, ये है 1,885,600। ओके, इन तीनों को मिला के मेरा निकलता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इस सवाल में नीचे देखें, उन्होंने इन्वेंट्री के फिगर्स दिए हैं। पहले फिगर्स दिसंबर 31 19B के दिए हैं, ये इस साल के क्लोजिंग हैं। इसके बाद जो दिए हैं वो दिसंबर 31 19A के दिए हैं, वो पिछले साल के क्लोजिंग है। जो पिछले साल के क्लोजिंग होते हैं वो इस साल के ओपनिंग होते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले साल के 31 दिसंबर का जो फिगर होगा वो अगले दिन 1 जनवरी का फिगर भी होगा ना, जब साल ख़त्म होगा तो अगले दिन वही स्टॉक पड़ा होता है ना। तो भाई इसमें आप देख लें, मटेरियल का जो दिसंबर 31 19A का क्लोजिंग फिगर है 176,000, वो इस साल का ओपनिंग फिगर होगा 176,000। ठीक है, और इस साल का क्लोजिंग क्या होगा, वो 196 होगा, लेस 196,000। इसको माइनस करेंगे, जब ये तीनों प्लस करेंगे तो इससे आएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। कितना है, कैलकुलेटर की मदद से प्लस करते हैं, 176,000 प्लस 24,000 प्लस 32,000 इज इक्वल टू 24 to 40,000 लिखा है मैंने, 24 लाख है, ये 32,000, तो साथ में ये बनाएगा इससे 2,608,000। इतना मटेरियल हमारे पास अवेलेबल था जो हम इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हमने इतना अभी अपने पास पड़ा है, तो इसका मतलब है ये इससे माइनस कर देंगे 196,000, तो मेरे इस्तेमाल कितना किया 241,2,000। ठीक है जी, ये मटेरियल कंज्यूम्ड निकला। अब ये मेरा मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है, ये लेबर का और ये FOH का, तीनों को आपस में मिला दो, 3,204,000 प्लस 1,88,5,600, इससे एग्रीगेट निकलता है 7,501,600। ये मेरा क्या निकला, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये मेरे पार्ट 1 का आंसर है, इस क्वेश्चन के पार्ट 1 का। ये एक्चुअली CGS का एक हिस्सा है। इसका अगला सेक्शन जो है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। भाई मैन्युफैक्चर्ड कितना हुआ पूरा, तो वो हम क्या कहते हैं, जब भी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ हम दूसरे हिस्से का आंसर
टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ जब वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग हम ऐड करते हैं और इससे वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग हम लेस करते हैं तो क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये CGS के फॉर्मेट में क्लियरली गिवन है। अब इसका ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्या है, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग है, वो कितना है 129,800, और सॉरी ये गलत जगह पे लिखा है, ये 129,800, और क्लोजिंग फिगर कितना है, वो है 136,800, 136,800। इसको माइनस करेंगे तो इससे क्या निकलेगा, वो है फिगर क्या थी हमारे पास, 750,600 प्लस, इसमें प्लस करूँगा 129,800 को और इससे माइनस करूँगा 136,800 को, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 94,600 ये निकलेगा। ये इस साल के प्रोडक्शन की कॉस्ट है। जिस तरह इससे पहले जो हमने सवाल हल किया था, अगर आपको याद हो, क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो ये फिगर था, ये वाला जो वर्क इन प्रोसेस से आता है, जब ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एडजस्ट हो जाए तो उससे जो फिगर निकलती है उसको कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसमें इसी फिगर में जब हम, इस क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट है, ये 1 का आंसर है, ये 2 का आंसर हो गया। थर्ड में जब भी हम उसमें फिनिश गुड्स को एडजस्ट करते हैं तो फिनिश गुड्स के ओपनिंग फिगर को हम प्लस करते हैं और फिनिश गुड्स के क्लोजिंग फिगर को हम माइनस करते हैं। तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग कितना है 6,20,000 और इसका क्लोजिंग कितना है 467,400। इसको माइनस करेंगे तो इससे निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये CGS के फॉर्मेट में क्लियरली गिवन है। तो हमारा जो पिछला आंसर था वो 749,600 प्लस 620,000 माइनस 467,400, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला 76,47,200, जो इस क्वेश्चन का थर्ड आंसर है। होपफुली इस क्वेश्चन की समझ लग गई होगी आपको, ठीक है। इसको अगर हम लेजर फॉर्मेट में, ये इस आंसर इस क्वेश्चन का ये है, अगर इसको मैं लेजर्स की मदद से करता तो मैं कैसे करता, मेरा मटेरियल लेजर होता, उसका ओपनिंग होता 176,000, ठीक है, उसका क्लोजिंग होता 196,000, उसमें परचेज़ आते 24 लाख के, उसके साथ उसकी ट्रांसपोर्टेशन 32,000 की प्लस हो जाती, ठीक है। अब यहाँ से जो फिगर है वो क्या निकलता, वो निकलता 2412,000, और वो कहाँ जाता, वो जाता वर्क इन प्रोसेस में। वर्क इन प्रोसेस में ये फिगर आता कहाँ से, ये वर्क इन प्रोसेस में जाता और ये वर्क इन प्रोसेस में आ जाता मटेरियल से, कितना 2412,000। इसमें लेबर भी आता 3,204,000, इसमें FOH आता 1,885,600 जो हमें गिवन है। इसका ओपनिंग कितना था, वो था 129,800 सॉरी, और इसका क्लोजिंग था 136,800। इससे जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकलता वो 7,494,600 निकलता, जो कि फिनिश गुड्स में जाता, और फिनिश गुड्स में यहाँ पे 7,494,600 का फिगर डेबिट होता। फिनिश गुड्स का अपना ओपनिंग है 620,000 और क्लोजिंग है 467,400। तो इससे जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे निकलता वो होता 76,47,200, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में जाता। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये जो कॉस्ट है इसको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं, कारखाने चलाने का खर्चा। यहाँ से जब यहाँ शिफ्टिंग होती है इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और जो यहाँ से यहाँ आगे कॉस्ट ऑफ CGS में निकलती है। अगर ये CGS का लेजर होता तो CGS का लेजर इस तरह होता, और ये फिगर जो है इससे यहाँ यहाँ आता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 76,47,200, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, इस मूवमेंट को। तो ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये समझाने की हद तक है, क्वेश्चन इस तरह करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगले लेक्चर में आने से पहले हम एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड जो है
हमें तो सवाल में बना बनाया फिगर गिवन है ना ये वाला, लेकिन ये फिगर आया कहाँ से? इसको नाम क्या लेते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड दो तरह के होते हैं, एक एक्चुअल होता है, एक और होता है, उसको सीखेंगे इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की प्रैक्टिस काफ़ी है। ये इससे आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रिवीजन हो गई है। इसके कुछ 2-3 सवाल और हल करेंगे और आगे हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। ओके जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।